हाँ तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में बात की थी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सम को कैसे फाइंड आउट करना होता है और उसके डिफरेंसेस वगैरह में भी चीज़ों को टैकल किया था, ठीक है ना। और सम को कैसे आपने सॉल्व किया था तो आपको ये चीज़ें याद होंगी अच्छे से, ठीक है ना। हमने बात की थी C0 प्लस का C1 प्लस C2 अप टू Cn इज इक्वल टू होता 2 पावर n होता था। यही और में C1 C2 अप टू माइनस 1 रेस्ट पावर n Cn की जो वैल्यू थी वो 0 थी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। ये दो चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, और भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी जो आपको अच्छे से तैयार की होगी, आपने अच्छे से उसे सॉल्व किया होगा। अब कुछ टर्म्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो देखिएगा एक चीज़, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने x की जगह पे 1 पुट किया था और यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट किया। ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे -1 थी। -1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आ गई थी, 0 आ गई थी, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्सपेंशन था ये 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n के एक्सपेंशन के बारे में बात हो रही है, जिसमें हमने x की जगह पे 1 पुट किया जिससे 2 पावर n आ गया था और -1 पुट किया था तो वैल्यू आ गई थी 0। ओके, अब बात आती है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स C0 प्लस का C2 प्लस अप टू टर्म्स आ जाएंगे C0 C2 C4 इस टाइप से वैल्यूज आ जाएंगी। और एक चीज देखिएगा, ऐड कर रहा हूं मैं, तो यह F1 प्लस F माइनस 1, अगर हम बाई 2 कर ले तो F1 प्लस F माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा C0 प्लस C2 प्लस C4 इस टाइप से वैल्यू जाएंगी, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है ये, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है। अब एक चीज देखिएगा, जब हम इसका एक्सपेंशन कर रहे थे तो ये x पावर 0 था, ये x स्क्वायर था, ये x पावर 4 था। मतलब क्या है कि ये जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ रहा है वो सभी के सभी इवन पोजीशंस के आ रहे हैं। सभी किसके आ रहे हैं, इवन पोजीशंस के आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या होता है, पावर जो होती है इवन होती है। पावर क्या है, इवन की, मतलब इवन पावर्स का सम आ रहा है, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ even power in expansion of, ध्यान रखिएगा एक्सपेंशन आपका कैसा भी हो, इन एक्सपेंशन ऑफ अगर हमने लिख दिया a1x a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू पावर में कुछ भी दे दीजिए, ठीक ना। इस पूरे एक्सपेंशन का जो सम अगर आपको निकालना है और पावर कैसी होनी चाहिए, इवन पावर का सम निकालना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें F1 और F-1 डिवाइड बाई 2 लगा दें माइनस करने पर, तो वैल्यू आएगी C1 प्लस C3 प्लस C5 अप टू दिस। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे जो भी वैल्यू जाएंगी, जो भी इसके साथ x की जो पावर्स होंगी वो सभी की सभी ऑड होंगी। तो इसको हम बोलेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर इन, ऑब्वियस सी बात है, इन एक्सपेंशन ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, ए बी। और एक चीज और, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मतलब ऑल कोफिशिएंट्स का सम अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा केस है कि अगर आपको एक्सप्रेशन में क्या करना होता है, x की जगह पे 1 पुट कर देना तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कुछ अच्छे से ध्यान रखेंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कोई एग्जांपल मिल जाए, आपको कहा जाए सम ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कीजिए, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सॉरी coefficients in expansion of x plus 2y plus z raised to power 10 दे दिया जाए, तो सीधी सी बात है आपको क्या करना है, x y z इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है, क्योंकि आपको उस एक्सपेंशन में x y z से कोई मतलब ही नहीं है। x y z क्या होना चाहिए, इलिमिनेट हो जानी चाहिए, मतलब उसकी जगह क्या आना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंशन में x y z होगा ही नहीं। तो x y z की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी। इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस दिस 4 पावर 10। सो दिस इज द sum of binomial coefficient in this expansion. Okay.
अब कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपसे एग्जांपल पूछा गया है कि भाई बताइए एक मिनट देखते हैं। तो क्वेश्चन मिल जाना चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, मिल गया क्वेश्चन। तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टर्म ऑफ इवन पावर्स, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है इवन पावर्स इन पावर्स ऑफ एक्स इन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 7 पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आपको इसका सम निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया बेटा, टर्म्स में पावर कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। और इवन के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। तो पहला काम तो ये है कि आपके पास ये फंक्शन है और इस फंक्शन में आपने 1 पुट कर दिया। तो 1 पुट करने पे क्या आ गया बेटा, 1 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 पुट करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। और f माइनस 1 पुट करने पे क्या आ गया, माइनस 1 पुट किया, ये 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 पावर 7 आ गया। तो रिजल्ट क्या होगा इवन के लिए, तो सम क्या आएगा, सम आएगा दिस प्लस दिस, मतलब 4 पावर 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर यही केस और का होता तो और के लिए क्या कर देते, और का सम। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे चीजों को कंप्लीट लिख नहीं रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टर्म ऑफ ऑड पावर इन ऑफ एक्स इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस। तो अगर ऑड होता तो ऑब्वियस बात है दोनों का डिफरेंस होता, तो दोनों का डिफरेंस कर देते। तो 0 माइनस दिस, 0 माइनस दिस मतलब माइनस 4 पावर 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपके पास क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है या आपके पास नेगेटिव दिया गया है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सम आपको निकालने का तरीका आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सम निकालना है सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को 1, और इवन के लिए आपका फॉर्मूला है कि आप इस टाइप से इन सब चीजों को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपको इवन का सम निकालना है, ऑड का सम निकालना है। अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की जो कि केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया है आपके पास कि भाई बताइए मुझे, एक एक्सप्रेशन है आपके पास कि 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 50 है, और इस एक्सप्रेशन का जो एक्सपेंशन है, और यहाँ पे दिया गया है C0 प्लस का C2 प्लस C4, इन सब का सम बताइए। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया। ये फॉर्मूले के लिए हमने बात की थी, 2n-1 कहा था, वेयर n इज इक्वल टू 50, सो वैल्यू आएगी 2 पावर 49। तो ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, ये आप ऐसे ही निकाल सकते थे। ठीक है ना। मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल कहा गया है 20C0 प्लस 21C1, सॉरी 21 यहाँ पे है, 21C2 अप टू 21C10 दिया गया है, और इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू देखिए 21 दिया गया, तो ये एक्सपेंशन जो रहा होगा वो 1 प्लस एक्स की पावर 21 का होगा। 1 प्लस एक्स पावर 21 का एक्सपेंशन है, और 21 का जो एक्सपेंशन है वो वैल्यू एक्चुअल में होगी 21C0 प्लस का 21C2, सॉरी 21C1x होगा, 21C2 एक्स स्क्वायर होगा। ये जो एक्सपेंशन होगा ये कंप्लीट क्या होगा 21 तक गया होगा, और x की पावर 21 आया होगा। कुछ ऐसा एक्सपेंशन रहा होगा। ठीक है ना, तभी तो ये वैल्यू आई होगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो अगर हम बात करें x की, तो अगर हमने 21 लगा दिया, सॉरी x की क्या लगा दिया, 1 लगा दिया है, तो अगर 1 लगा दिया है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 पावर
21 which is equal to 21C0 प्लस का 21C1 प्लस 21C2 अप टू यहाँ पे आएगा 21C20 प्लस 21C21। ठीक है, ये केस बना होगा। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ बेटा 21 तक गया है, अब बेसिस बात है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 22 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब 22 टर्म्स है और बात करें 10 तक की, बात करें 10 तक की, तो 10 तक का मतलब क्या हो गया, 11 टर्म्स हो गए। 0 से 10 तक के टर्म्स कितने होंगे, 11 होंगे। मतलब इसके बीच में कहीं 21C10 आया होगा प्लस 21C11 इसके बाद आगे गया होगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज समझते हैं, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और इस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है 21C11 और 21C10 ये दोनों वैल्यू सेम है, बिकॉज आपको पता है NCR इज इक्वल टू NCN-R। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अच्छा इस वैल्यू को देखा जाए तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, दिस वैल्यू। इसको देखा जाए तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। बात समझ में आ रही। इसका मतलब ये है कि सारे टर्म्स जो है वो 2 टाइम्स हो रहे हैं। ये टर्म भी 2 टाइम हो गया, ये टर्म यहाँ पे भी 2 टाइम हो गया, ये टर्म भी क्या हो गया, 2 टाइम्स। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स 21C0 प्लस का 21C1 प्लस का 21C2 अप टू 21C10। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पे 11 टर्म्स हो गए। ये टर्म क्या हो गया, 2 टाइम्स, मतलब टोटल कितने टर्म्स हो गए, 22 टर्म्स हो गए। और 2 पावर 21 है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पावर 20 इज इक्वल टू 21C0 21C1 अप टू 21C10। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है यहाँ पे। अब बात हो रही थी कि यहाँ पे 21 था, इसलिए जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे थे वो इवन आ रहे थे। लेकिन कई बार केस में क्या होता है कि यहाँ पर ऑड, सॉरी यहाँ पे अगर इवन है तो नंबर ऑफ एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने होंगे, ऑड होंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, जिसमें आपसे कहा गया है कि भाई सम ऑफ लास्ट 8 कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 16 इज। अब देखिएगा पावर जो है वो इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहे होंगे, और आ रहे होंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर 16 इज। हमें लास्ट के 8 टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 17। अब 8 प्लस 8 मतलब 8 के बारे में बात करनी है, तो 8 प्लस 8 जो बैक के 8 टर्म्स होंगे और जो फ्रंट के 8 टर्म्स होंगे वो सब सिमिलर होंगे। एक मिडिल टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, मिडिल टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या लिखा बेटा, हमने लिखा 16C0 प्लस का 16C1 16C2, ऐसे ही मैंने लिखा 16C8 प्लस 16C9, ऐसे ही कुछ समझने के लिए अच्छा रहता है। कुछ टर्म्स के बारे में बात करें, 16C15 और प्लस का 16C16 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब बात हो रही है आपके पास 8 टर्म्स की। तो 8 टर्म्स लास्ट के क्या होंगे, लास्ट के 8 टर्म्स होंगे 16C10। मतलब कहां से होंगे, वो 9 से स्टार्ट होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे, 9 से स्टार्ट होंगे। मतलब यहां से लेकर के यहां तक के जो टर्म्स होंगे लास्ट 8 होंगे, लास्ट 8 टर्म्स। ठीक है ना, सम ऑफ लास्ट 8 कोफिशिएंट्स के बारे में बात हो रही है, तो लास्ट 8 कोफिशिएंट्स ये होंगे। लेकिन 16C7 तक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा ये जो टर्म है 16C7 और 16C9, अगर हम बात करते हैं NCR इज इक्वल टू NCN-R की, तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। सेम इससे पहले जो आया होगा 6 वो इसके इक्वल होगा। मतलब ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है। ठीक ना, और ये टोटल जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में है 2 पावर 16। पावर क्या है, 2 पावर 16 का। तो हम इसका एक काम करते हैं, इसको हम लिखना चाह रहे हैं, हम इसे लिखेंगे 16C9, क्योंकि लास्ट की टर्म्स के बारे में बात की गई है, तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे 16C10। ये सब क्या है, 16C16, और ये हो गया 2 टाइम्स
और प्लस का हो गया 16C8, ये एक्स्ट्रा हो गया। हमें इसके सम के बारे में बात करनी है, ये एक्स्ट्रा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं। मतलब ये हो गया 2 पावर 16, ठीक है, माइनस 16C8। बात समझ में आ रही है? अगर हमें केवल इसके सम के बारे में बात करनी है तो हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा और डिवाइड बाय क्या करना है, 2 कर देना है। इज इक्वल टू हो गया 16C9 प्लस 16C10 अप टू 16C16। तो ये इसका सम हो गया लास्ट 8 टर्म्स का, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक टर्म एक्स्ट्रा हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको लास्ट के यहां तक के टर्म्स के बारे में बात करें तो 9 टर्म्स को ऐड करना होता है, क्या इसे हमें यहां तक का ऐड करना होता, 60C8 तक की वैल्यू निकालनी होती, तो क्या करना होता। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता है कि वैल्यू होती, हमें लिखना होता 16C0 प्लस का 16C1 प्लस 16C2 अप टू 16C8 की वैल्यू बताना होता, ये क्वेश्चन होता है हमारे पास, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर होता तो हम क्या करते, ये क्वेश्चन है तो हम क्या करते, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते, समझिएगा 16C9 16C10 अप टू 16C16 तक करते और लिखते 2 पावर 16। ऑब्वियस सी बात ये लिख देते, ठीक है ना। अब होता क्या, यहां तक के जो टर्म्स थे और यहां के टर्म जो है वो सब 2 टाइम्स, वो सब क्या है 2 टाइम्स है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यहां तक का है 2 टाइम्स है। तो हम एक काम करते देखिए ध्यान से, हम यहां पर दोनों साइड में 16C8 को ऐड कर लेते। हमने क्या किया, 16C8 को ऐड कर दिया। अब क्या हो गया, अब यहां तक का जो टर्म हो गया वो 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि पहले ही यहां तक के जो टर्म्स थे वो तो 2 टाइम्स थे ही, जो कि पहले हमने बताया रखा है। ये कम था, 1 टाइम था, तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसे भी 2 टाइम्स कर दिया। तो अब क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया 16C0 से लेकर के 16C8 तक हो गया 2 टाइम्स, इज इक्वल टू 2 पावर 16 प्लस 16C8। अब इस 2 से आप क्या करेंगे, इधर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इधर डिवाइड कर दिया तो सब निकल गया। तो अब आप इस टाइप से इस सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, जो लास्ट मेथड हमने बताया था बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालने का, उसका एक बहुत इजी तरीका और भी है, जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये आपको सम करना आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन मेथड से हम लोगों ने सम निकाला था, उसके अंदर एक बहुत बेसिक सा तरीका और भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो एक्सपेंशन होता है वो एक्चुअल में वो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस का C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू Cnx रेज़ टू पावर n होता है। ये आपके पास इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझते हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले होंगे NCR का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। अच्छा, इसी को अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r को लिख लिया मैंने r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। कहीं कोई समस्या तो है नहीं, और इसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन लिखने का तरीका चेंज कर रहा है। कैसे लिख रहे हैं इसे, n माइनस r को हमने लिखा n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस चीज को देखिएगा, ये जो सिस्टम है ना वो कुछ ऐसा है, n बाई r इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी कोएफिशिएंट को हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने लिखा NCR इज इक्वल टू n अपॉन r इंटू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, फिर n माइनस का 2 CR माइनस का 2। ध्यान रखिएगा, देखिएगा एक वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दी। अदरवाइज लिख सकते हैं n अपॉन r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, n माइनस का 2 अपॉन r माइनस का 2 और n माइनस 3 CR माइनस का 3। इस टाइप से सारे केस बनते चले जाते हैं। मतलब किसी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट को हम इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में मल्टीप्लिकेशन होता है उस समय यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे आपसे पूछा गया है कि भाई बताइए C0 प्लस 4 टाइम्स C1 प्लस 7 टाइम्स C2 अप टू n+1 टर्म्स कहा गया है, n+1 टर्म्स कहा गया है, तो इसका सम आप निकाल के मुझे बताएंगे, ठीक। तो इसमें कुछ चीजों को बहुत बेसिक से ध्यान रखेंगे। पहली चीज तो ये कि आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम था C0 C1 C2, ध्यान रखिएगा C0 प्लस का C1 प्लस का C2 जो बेसिक आया था Cn इज इक्वल टू था 2n, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर हम देखें तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n मैंने लिखा था और लिखा था NCr इज इक्वल टू 2n। ये भी मैंने बताया था आपको कि r के 0 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी तो आपका सम जो होगा वो 2n होगा, क्योंकि समेशन के फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर C0 से स्टार्ट हुआ, हमारे पास टर्म्स n+1 टर्म्स तक के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे एक सीरीज बन रही होगी आपके पास। देखिएगा यहाँ पे 1 4 7 कुछ इस टाइप से दिख रहा है, 1 4 7 और अप टू क्या है n+1 टर्म्स के बारे में बात की जा रही है। तो n+1 टर्म्स का सोचिए कि क्या हो सकता है, टर्म क्या आएंगे 1 4 7, ठीक है ना। तो इसका n+1th टर्म क्या होगा, तो t निकालना है बेटा, t निकालना फर्स्ट टर्म प्लस का क्या होगा n-1, तो n+1 ऑलरेडी है और माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू होगी 3, तो वैल्यू हो गया हमारे पास 3n+1 t हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके rth टर्म की, rth टर्म तो अगर 3r+1 ये n+1th टर्म है, ध्यान रखिएगा n+1th टर्म है। आप +1 टर्म लीजिए या ना लीजिए काम बन जाता है। ये क्या हो गया rth टर्म मान लेते हैं, कोई भी एक जनरल टर्म मान लिया और उसके साथ में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा r अगर 0 है, r अगर 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है ना C0। तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे CR लिख दिया मैंने, अपना काम बन जाएगा। इस चीज को देखिएगा r की वैल्यू जब 1 है, r की वैल्यू 1 है तो वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, ठीक है ना, मतलब ये एक जनरल टर्म हो गया आपके पास TR, ठीक है। अब एक्चुअली हमें इस सीरीज का सम निकालना है, तो सीरीज का सम निकालना है तो समझिएगा कि हम चीजों को कैसे आसान करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या करना, समेशन निकालना है बेटा, तो समेशन 3r इंटू NCR हो गया प्लस का समेशन NCR हो गया। अब r की वैल्यू यहाँ पे कहां से मूव कर रही थी, r की वैल्यू मूव कर रही थी 0 से n तक मूव कर रही है, 0 से n, तो समेशन r की वैल्यू कहां से मूव कर रही है 0 से n तक, तो ये तो वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ गई 2n हो गया, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया इज इक्वल, यहां पे देखते हैं 3 बाहर r है, तो हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो r को आपको एलिमिनेट करना होता है, इसलिए मैंने आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का केस बताया आपको। ध्यान देखिएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n लिख दिया, 3 बाहर हो चुका, ये हो गया r और NCR का मतलब है n/r n-1 CR-1, ठीक है। r कैंसिल आउट, n बाहर। और जब भी आपने एक स्टेप फॉरवर्ड किया है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, r के तो 0 आपने अप्लाई किए, 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो -1 हो नहीं सकता है, तो इसे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। तो r की कहां से स्टार्ट होगी, अब 1 से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी। अब देखिएगा अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया समेशन r इक्वल टू 1 से, मतलब n-1 C0 n-1 C2 C1 ऐसे ही कहां तक जाएगा, r की वैल्यू n तक जाएगी, तो n-1 Cn-1 और प्लस 2 पावर n हो गया। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है 0 से स्टार्ट हुआ n-1 तक गया तो 2 पावर n-1, तो ये हो गया 3 टाइम्स n 2 पावर n-1 और प्लस 2 पावर n, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये इससे आ जाएगा, क्योंकि जो पावर n-1 हो चुका है, पावर क्या हो गया n-1 हो गया। तो ये भी एक तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मतलब इसे आप डिक्रीज करते हुए चले जाइए, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसके इस पैटर्न के ऊपर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है।
एक्चुअल में क्या है कि ये जो मेथड है, ये मेथड आपका डिफरेंशिएशन से भी आसान लगने लगता है, बिकॉज डिफरेंशिएशन में आपको ये पता नहीं होता है कि आपको किस स्टेप पे डिफरेंशिएशन करना है और नहीं करना है। ठीक है, देखा जाए बेटा, चलिए ठीक। अब देखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक जनरल टर्म दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आपने एक जनरल टर्म दिया टी आर की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे n की जगह पे r लिख दिया, r इंटू आर माइनस वन और n सी r लिख दिया। अब एक चीज समझिएगा, r की वैल्यू कहाँ से मूव कर रही है? r की वैल्यू 0 हो नहीं सकता है। r की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी? 2 लेनी पड़ेगी। r की वैल्यू कहाँ से है? 2 से। कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। r कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया? n तक गया, क्योंकि अगर आप 2 स्टार्ट करेंगे तभी अगला 3 अगर पुट किया तो 3 इंटू 2 6 आएगा। तो मैचिंग कर लीजिएगा। अब इसके बाद करना क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। समेशन r इक्वल टू 2 से n तक है, r आ गया, r माइनस 1 आ गया, 2 स्टेप डिक्रीज हुआ है, मतलब हम इसे लिखेंगे n अपॉन r, n माइनस 1 अपॉन r माइनस का 1 और n माइनस का 2 c r माइनस का 2 लिख देंगे। ये आपके पास ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। r को तो ऑलरेडी 2 से है तो हमें कोई समस्या है नहीं। वैल्यू आ गया n माइनस का 1 समेशन r इक्वल टू 2 टू n माइनस का 2 और c r माइनस का 2। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं n माइनस का 1 और 2 की पावर n माइनस का 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान है, ठीक है। आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कोई लफड़ा ही नहीं है, इजी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको जनरल टर्म निकालना आना चाहिए। अगर आप जनरल टर्म निकाल लेते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, और जनरल टर्म निकालते समय हमेशा एक बार चेक कर लिया करिए कि आपके टर्म्स को ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं मैच करेगा तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो तरीका समझ में आ गया है आपको। तो ये केस क्या था बेटा? ये हमने क्या किया? नंबर्स को डिक्रीज किया था। नंबर डिक्रीज कब होता है? जब नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। अगर कभी नंबर्स डिवीजन में हैं तो इन्हीं नंबर्स को हमें इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है ना, उल्टा चलना पड़ता है इसी का। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, सम कैसे निकालना है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के ऊपर के क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।